देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग दो होमवर्क दिए थे ना। हाँ, इलस्ट्रेशन 11 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दो करने से ये वाला टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, बेसिक वाला। ठीक है, तो पहले इलस्ट्रेशन 11 कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन 1 और एमसीक्यू भी कुछ करवा देंगे जो भी है हम लोग का। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन 11 देखो, बोल रहा है कि सीयू एंड एयू वेयर इन पार्टनरशिप, यानी दो पार्टनर है सीयू और एयू। ठीक है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। ठीक है, ऑन 1 April 2020 दे डिसाइडेड टू एडमिट एजी द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म। यानी एडमिशन का क्वेश्चन है कि वो एजी बोल के कोई एक पार्टनर आना चाहता है इनके बिजनेस में, तो उनको एडमिशन लेंगे और कितने प्रॉफिट के लिए। अच्छा नहीं बोला है, आगे देखते हैं। एजी को क्या लाना पड़ेगा, 2 लाख एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। मिल गया, कितने प्रॉफिट के लिए आ रहा है, 1/4 प्रॉफिट के लिए आ रहा है। ठीक है, और क्या लाना पड़ेगा, 2 लाख कैपिटल। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1:1। ठीक है, और ये तीनों का बोल रहा है, मतलब पहले 2 यानी कि सीयू के लिए, और 1 एयू के लिए, और एजी के लिए भी 1। ठीक है, CU was entitled to salary 2000 per month. It was revised to 3000 per month from 1st October 2018. तो CU जो पहले से ही पार्टनर था, ठीक है, उसको कितना सैलरी मिलता है, 2000 पर मंथ करके। लेकिन ये चेंज हो गया है, बोल रहा है कि 2000 नहीं, अभी अभी 3000 मिलेगा, लेकिन कब से, 1 अक्टूबर 2018 से। ठीक है, अब ये सब का यूज क्या होगा, वो क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आएगा कि क्या बोला था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम मिलेगा। मतलब ये सब ऑब्वियसली डीड में लिखा हुआ होना चाहिए, तभी होता है। तो डीड में लिखा हुआ है, बोल रहा है कि इंटरेस्ट मिलेगा 8% कैपिटल पे, और सिर्फ एक ही पार्टनर का सैलरी का बात हुआ है जिसका नाम है सीयू। ठीक है, फिर कैपिटल बोल रहा है 31 मार्च 2020, सीयू का बोल रहा है 4 लाख और एयू का बोल रहा है 3 लाख, विच हैड रिमेन अनचेंज सिंस लास्ट 4 ईयर। अच्छा, लास्ट 4 ईयर से ये दोनों का कैपिटल यही है, कुछ चेंज इस पे नहीं किया गया है। ठीक है, इसका मतलब इंटरेस्ट जो मिलेगा वो इसी अमाउंट पे मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ चेंज तो हुआ नहीं है, तो फिर हमें तो कुछ कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा कि कैपिटल का कोई चेंजेस है। मतलब इसी पे इंटरेस्ट मिलेगा 8% और 8%। गुडविल वाज टू बी वैल्यूड। अब देखो, गुडविल को वैल्यू करना है, क्यों करना है, क्योंकि एडमिशन हो रहा है। गुडविल वैल्यू कब होता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था उसमें से अगर चेंज हो जाता है। ठीक है, हाँ, रिकंस्टिट्यूशन जब होता है। अब बोल रहा है कि गुडविल जो है यहाँ पर बोल रहा है 3 इयर्स वैल्यू करना है, वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। 3 इयर्स परचेज का मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, 3 हो गया। और कौन सा मेथड लेना है, बोल रहा है एवरेज एडजस्टेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 इयर्स। मतलब 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज, लेकिन वो भी वेटेड होगा, बता ही दिया है हमें क्वेश्चन में, तो हम लोग वेटेड ही करेंगे। उसमें ट्रेंड हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब क्वेश्चन बोल रहा है वेटेड करना है तो हमें वेटेड ही करना है। प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 इयर्स, देखो यहाँ पर बोल रहा है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू सीयू वेयर एज फॉलोज। बोल रहा है कि इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया गया है, तो प्रॉफिट कैसे दिख रहा होगा, ज्यादा या कम, ज्यादा दिख रहा होगा। इंटरेस्ट तो एक एक्सपेंस है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर लोगों को पे करेंगे तो प्रॉफिट से पे करेंगे, तो प्रॉफिट मेरा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब बोल रहा है कि बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब एक्सपेंस चार्ज किया हुआ नहीं है, यानी प्रॉफिट मेरा ज्यादा दिख रहा है। अगर चार्ज किया हुआ नहीं है तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। एंड सैलरी, सैलरी भी बोल रहा है चार्ज किया हुआ नहीं है, यानी मुझे सैलरी को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट मेरा एक्स्ट्रा दिख रहा है उतने उतने अमाउंट से। टू सी यू वेयर एज फॉलोज। अब टू सी यू इसीलिए बोला क्योंकि सैलरी तो बस उसी को मिलने वाला है जो पार्टनर का नाम सी यू है। ठीक है, अब देखते हैं नीचे क्या बोल रहा है। प्रॉफिट दे दिया है 4 ईयर का, 2,10,000, 2,60,000, 2,10,000, 3,05,000। देखो ये प्रॉफिट जो दिया हुआ है ना, इसमें तुम लोग देखोगे ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन ये प्रॉफिट तो यूज भी नहीं करेंगे ना, वेट इस पे नहीं लगाएंगे, पहले इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद हो सकता है कि वो ट्रेंड में दिखने लगे, फिर हम लोग उस पे लगाना है कि 3,2,1,4 लगाना है, मतलब ट्रेंड इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। वेटेड तो लगाएंगे, लेकिन अभी पता तब चलेगा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग जब ये पूरा एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये सब एडजस्ट किया हुआ नहीं है हम लोग का। ठीक है, अच्छा, अब क्या क्या और भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वो हमें नीचे बताया गया है। देखो बोल रहा है ए मशीन कॉस्टिंग 40,000 परचेज्ड ऑन 1 October 2018 was wrongly charged to revenue. The machine was depreciated 20% per annum on written down value method. बोल रहा है कि मशीन खरीदा था 40,000 से 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो एंट्री क्या होना चाहिए मशीन परचेस करने से,
हाँ, मशीन टू कैश और बैंक, ठीक है। तो मशीन टू कैश कितना होना चाहिए था 40,000। अब बोल रहा है रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, डे टू डे का एक्सपेंस, क्योंकि मशीन खरीदना एक्सपेंस है, तो रेवेन्यू एक्सपेंस भी होता है, रेवेन्यू इनकम भी होता है। अब ये एक्सपेंस के बारे में बोल रहा होगा, क्योंकि हम लोग मशीन को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग डे टू डे के एक्सपेंस पे दिखा दिए हैं। तो फिर मशीन परचेज को क्या हम लोगों ने एंट्री किया होगा, बोल सकते हैं परचेज, ओनली परचेज लिख दिया होगा, मतलब एक्सपेंस दिखा दिया है, ठीक है। मशीन एसेट को तो फिक्स्ड एसेट लिखा जाता है, उसकी जगह परचेज दिखा दिया। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 40,000। ये गलती किया है, लेकिन कैश को कैश ही रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि मशीन तो हम लोग का मशीन टू कैश होना चाहिए, ये हम लोग का राइट एंट्री होना चाहिए, बट इन्होंने कर दिया है परचेज टू कैश, क्योंकि कैश का कुछ गलत नहीं हुआ है, मतलब क्रेडिट आइटम ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू बोला है, मतलब डेबिट पे गलत किया है। तो इससे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, करेक्ट, प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये परचेज कहाँ दिखता होगा, ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में दिखता है ना। तो ट्रेडिंग में टू परचेज बोल के जब हम लोगों ने जो अमाउंट भी एंट्री किया है, उसमें हम लोग का एक 40,000 भी आ गया, जो कि आना नहीं चाहिए। तो ये अगर मेरा एक्सपेंस साइड अगर मेरा ज्यादा दिखेगा, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। अगर मेरा खर्चा बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट कम होगा कि नहीं होगा, तो मेरा जीपी क्या दिखेगा, जीपीटा कम होगा, ठीक है। जीपी हम लोग का कम दिखेगा। तो इसका मतलब ये 40,000 को परचेज दिखाने के लिए हम लोग का प्रॉफिट उस साल कम हो गया होगा जिस साल हम लोगों ने ये परचेज किया था। हर साल तो नहीं होगा, 2018 को हुआ है, तो 2018 को परचेज हुआ है, तो 2018 का जो हम लोग का प्रॉफिट है, यानी कौन सा वाला होगा, 1 अक्टूबर 18 में अगर परचेज हुआ है, तो कौन सा प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, 16 17 17 18 18 19 या 19 18 19। क्यों, क्योंकि ये हम लोग का स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से, 1 मार्च 18 से, और खत्म होगा 31 ऑफ नहीं सॉरी 1 अप्रैल से, और 31 मार्च 19। तो 1 अप्रैल से हो रहा है अक्टूबर, तो अक्टूबर इसी में आएगा, ठीक है। तो 18 19 वाले प्रॉफिट को हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। कैसे रेक्टिफाई करेंगे, यहाँ पर हम लोग 40,000 फिर क्या करना पड़ेगा, 40,000 को क्या करेंगे, मतलब ये तो कर रखा है ऐड, 40,000 को क्या करना पड़ेगा, ऐड करेंगे ना, क्योंकि हम लोग 40,000 ज्यादा एक्सपेंस दिखा चुके हैं, तो उसको हटाना है, तो उसमें 40,000 क्या करना पड़ेगा, ऐड, क्योंकि मेरा प्रॉफिट 40,000 से कम दिख रहा है, उसको अगर हम ऐड कर देंगे तो मेरा प्रॉफिट 40,000 से जो कम दिख रहा था वो एज इट इज हो जाएगा। अब क्योंकि इसको हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट माना ही नहीं, तो इस पे डेप्रिसिएशन भी नहीं लगा है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन नहीं लगाने से मेरा पीएल में इंपैक्ट आएगा, क्योंकि पीएल डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्योंकि मैंने अपना एक खर्चा दिखाया नहीं है जिसका नाम है मेरा डेप्रिसिएशन, तो मेरा प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा ना, कम तो बेसी है, ज्यादा होगा ना। अगर मैंने एक्सपेंस नहीं दिखाया, मान लो तुम लोग डेली का अपना एक्सपेंस कैलकुलेट करते हो, और अभी जो मान लो बस से आए हो, उसका जो है फेयर उसको ऐड, मतलब उसको लिए ही नहीं एक्सपेंस पे, तो तुम लोग के हाथ में तो ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा ना, ज्यादा इनकम दिखेगा, वैसे ही हो गया। इन्होंने अगर अपना डिप्रिसिएशन दिखाया ही नहीं, ठीक है, ये शो ही नहीं किया, तो इनका जो भी नेट प्रॉफिट आ रहा है वो एक्स्ट्रा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस नहीं दिखाया। कितना एक्स्ट्रा दिखेगा, जितना डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज हुआ है उतने से एक्स्ट्रा दिखेगा, ठीक है। तो उतने से हमें उसे जो है बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। हम लोग और एक बार डिस्कस कर लेंगे जब करेंगे। फिर यहाँ पर देखो बोला है स्टॉक 31 मार्च वाज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। 31 मार्च का बोल रहा है ओवर वैल्यूड है, तो मैंने ना तुम लोग को लिखवाया था नोट, मेरे पास तो वो जैक बोर्ड ओपन नहीं है। हाँ बोलो, क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट होता है। फिर से एक बार बता देते हैं, देखो ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ हम 100 फिक्स्ड कर लेते हैं। सपोज कि क्लोजिंग स्टॉक है मेरा 350, तो यहाँ प्रॉफिट कितना दिखेगा 250। और अगर हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा देते, मान लो 350 को 400 दिखा देते, ये 100 तो मुझे फिक्स्ड ही रखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम्पल कैसे बनेगा। तो ये मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 300। तो जैसे ही मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया, मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ेगा, जितने से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है। देखो क्लोजिंग स्टॉक 50 से बढ़ा, तो प्रॉफिट भी मेरा क्या हो जाएगा 50 से बढ़ जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट के साथ प्रोपोर्शनेट होता है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा बाय चांस गलती से, तो प्रॉफिट भी हम लोग का उतने से ही
बढ़ जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट भी मेरा उतने से ही कम हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट होता है। अच्छा, अगर किसी ईयर में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो उसके नेक्स्ट ईयर में यही क्लोजिंग स्टॉक तो ओपनिंग स्टॉक होगा। तो ओपनिंग स्टॉक में क्या चेंजेस होगा? जस्ट ऑपोजिट होता है। क्लोजिंग स्टॉक में प्रोपोर्शनेट, तो ओपनिंग स्टॉक में क्या होगा? उल्टा होगा। मतलब अगर स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट ज्यादा है तो जो है सॉरी, स्टॉक कम ज्यादा है तो प्रॉफिट कम होगा, और स्टॉक अगर कम है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? ये हम लोग का ओवर वैल्यूड है तो ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड ही होगा, तो प्रॉफिट हम लोग का कम हो गया होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहाँ पर बोल रहा है loss by fire amounting to 10,000 in the year 1617। 1617 का जो प्रॉफिट है इसमें भी कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। बोल रहा है कि आग लग के 10,000 का स्टॉक जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, which was not considered in trading account but correctly debited in the profit and loss account। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग का जो इसका पता है क्या क्या एंट्री होता है जब हम लोग का आग लग जाता है। तो यहाँ पर हमें ट्रेडिंग में इसका दिखाना पड़ता है और एक पीएल में दिखाना पड़ता है। ठीक है, कितने का स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है? 10,000। ये ना बैलेंस शीट पे भी जाता है अगर इंश्योरेंस क्लेम होता है। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम होने पे जैसे मान लो 10,000 का, यहाँ तो इंश्योरेंस क्लेम बोला नहीं तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। बैलेंस शीट में क्या आता है? जो इंश्योरेंस का अमाउंट हमारा रिसीवेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10,000 लॉस्ट हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग पीएल में लिखेंगे लॉस्ट बाय फायर 10,000, और ट्रेडिंग में इधर दिखाना पड़ता है बाय लॉस्ट बाय फायर। ठीक है, इधर दिखाना पड़ता है 10,000। इसका रीजन क्या है? देखो हम लोग जो भी स्टॉक परचेज कर रहे हैं, या तो वो सेल हो जाएगा तो वो बाय सेल दिखेगा, या तो वो सेल नहीं हुआ तो मेरे पास है तो वो बाय क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा। लेकिन ऐसा स्टॉक जो हम बेच भी नहीं पाए और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो जल गया, लेकिन वो तो मैंने खरीदा था, तो मेरा रेवेन्यू के साथ तो मेरा कॉस्ट का जो है मैच होना चाहिए। मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से मैंने अगर 100 रुपीज का स्टॉक परचेस किया है या फिर 1000 जो भी मान लो, ठीक है, तो अगर मान लो ये 1000 रुपीज के स्टॉक में से मेरे पास 500 का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, और 500 में से मान लो 300 का स्टॉक सेल हो गया। यहाँ पर देखो ये बाय सेल लिख दिया मैंने। हम ये बोलना चाह रहे 250 का स्टॉक 300 में सेल हो गया सपोज, ठीक है, और 500 का स्टॉक मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। ये सब हम कॉस्ट बता रहे हैं। 250 का स्टॉक 300 में सेल हो गया, 500 का क्लोजिंग स्टॉक, तो 750 हो गया। तो बाकी और कितने का स्टॉक बचेगा? कत হচ্ছে 250 250 और 250 तो बच रहा है। मतलब नहीं समझ में आया। देखो हम ये बोल रहे हैं अगर हम लोग सपोज परचेस किए हैं 1000 रुपीज का टोटल स्टॉक, ठीक है, उसमें से 250 का स्टॉक 300 में सेल कर दिए जिसको मैंने बाय सेल लिखा, ठीक है, और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में 500 रुपीज का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब, और बाकी स्टॉक हम बोल रहे हैं जो है आग लग के जल गया, तो फायर में कितना जल जाएगा? 250 होगा, तभी तो जाके इधर का टोटल कितना हो रहा है? 1000 हो रहा है। अब मुझे उसको इधर लिखना पड़ेगा। देखो बाय स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर बोल के, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बोल के मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा 250, तो तभी जाके पूरा मैचअप हुआ। देखो रेवेन्यू के साथ हम लोग का जो है, मतलब ये रेवेन्यू, मतलब ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू के साथ मेरा कॉस्ट जो है मैच हुआ कि मैंने 1000 जो इनकट किया था उसका क्या क्या कंडीशन है, उसमें से मैंने 50 का प्रॉफिट अर्न किया, इधर 50 आएगा ग्रॉस प्रॉफिट बोल के, तब जाके टैली होगा। देखो इधर 1050 होगा, इधर भी टोटल करने से आई थिंक 1050 हो रहा है। 5 और 3 8 2 10, हाँ हो रहा है ना, 300 250 500 होगा ना, क्योंकि 300 तो सेल वैल्यू है, 50 तो उसका प्रॉफिट है जो कि एज ए ग्रॉस प्रॉफिट इधर दिखेगा। अब अगर हम लोग इसको नहीं दिखाते, जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड है 250, तो क्या होता? तो हम लोग का देखो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लियरली दिखाते जो भी लिखे। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 1000 का परचेज लिखा, ठीक है। अच्छा इधर मैंने लिखा बाई सेल्स बोल के 300, तो 300 का जो स्टॉक सेल किया उसको सेल करके प्रॉफिट कितना हुआ? 50, जो कि मुझे यहाँ पर टू ग्रॉस प्रॉफिट बोल के दिखना चाहिए 50, ठीक है। अच्छा जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है मैंने अपने हिसाब से ले लिया है यहाँ पर कितना 500, जो मैंने एग्जांपल बनाया। अब अगर हम लोग स्टॉक डिस्ट्रॉयड को कहीं पर भी ट्रीट नहीं करते हैं, ट्रेडिंग में पीएल में इन्होंने किया है, वही बोल रहे हैं नहीं करते हैं, तो इधर आया देखो 1050 और इधर ऐड करो देखो हो रहा है 800, कैसे मैच होगा? नहीं होगा ना। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि रेवेन्यू के साथ जो है हम लोग का कॉस्ट का तो मैच होना चाहिए। मैंने अगर 1000 का चीज खरीदा है तो मुझे बताना पड़ेगा कि उसका क्या क्या कंडीशन
कंडीशन है, ठीक है। जैसे कि उसमें से सेल हुआ, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक है, और जो डिस्ट्रॉय हो गया वो भी मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर लिखेंगे तभी जाके मेरा यहाँ पर सही आंसर आएगा, ठीक है। मतलब एक्चुअली मुझे तो पता है कि 250 का मैंने 300 में सेल किया, मैंने जीपी दिखा दिया, नहीं तो क्या होगा, तुम लोग जीपी गलत निकाल लोगे या फिर लॉस निकाल लोगे, ये होगा ना। तो इसीलिए इसको कहाँ दिखाना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक की तरह दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे इधर इसको दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया है, अगर मैंने इसको नहीं दिखाया है तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया होगा, सोच के देखो। ग्रॉस लॉस में चेंज हो गया होगा। देखो ये अगर हम नहीं दिखाते हैं तो मेरा इधर 800, इधर कितना हो गया 1000, ठीक है। तो मेरा इधर ही आएगा, लॉस आएगा, मतलब मेरा प्रॉफिट जो है कम दिख रहा है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका यहाँ पर ट्रीटमेंट हो जाएगा। बाकी पीएल में तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पीएल जो है ये हम लोग का बोल रहा है कि सही सही ट्रीटमेंट किया हुआ है, इसमें दे दिया है इन्होंने लॉस बोल के, ठीक है। फिर ये सी में तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब डी का देखो, डेटर जो है 31 मार्च 20 का, इसमें ये प्रॉफिट है, बोल रहा है कि जो डेटर है मतलब बैलेंस शीट जो बना था इस साल का, उसमें बोल रहा है बैड डेप्ट है 5800। तो क्या बैड डेप्ट हम लोग को डेटर में इंक्लूड करके दिखाते हैं, नहीं। डेटर को, डेटर से बैड डेप्ट को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, और उसको कहाँ दिखाना पड़ता है, पीएल में। तो इसका मतलब अगर नहीं दिखाए हैं तो मेरा प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, ज्यादा। मेरा लॉस है ना, मेरा बैड डेप्ट मेरा लॉस है, मैंने पीएल के डेबिट साइड में बैड डेप्ट नहीं लिखा, जो कि मुझे लिखना चाहिए था, तो अभी लिख देंगे, नहीं लिखा है तो फिर मुझे 5800 से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। प्रॉफिट मेरा ज्यादा दिख रहा है ना, मैंने मेरा लॉस नहीं बुक किया तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। तो यही सारे ट्रीटमेंट हमें करके पहले तो प्रॉफिट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, फिर उसका वेटेड एवरेज करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम लोग करना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर बोल रहा है कि एजी जो है अपना गुडविल इन कैश लेके आएगा, ठीक है। पहले हम लोग गुडविल तो निकाल लेते हैं, उसमें भी काफी टाइम लगेगा। तो सबको गुडविल कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो। देखो इलस्ट्रेशन 11, अच्छा इसका फॉर्मेट बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हेडिंग करो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। प्रेजेंटेशन इस तरीके से करने से समझ में आएगा कि क्या किया है हम लोगों ने, ऐसे। इसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर्स, और प्रॉफिट हम लोग का 4 इयर्स का गिवन है, जिसे हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, 16 17 17 18 18 19 19 20। तो ऐसे लिख देते हैं 16 17 17 18 18 19 और 19 20, ठीक है। पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, उसमें एडलेस करेंगे जैसा जो ट्रांजैक्शन होगा। 210 260 210 260 210 305, अच्छा फिर से 210 और 305,000। अच्छा हम लोग एक एक एडजस्टमेंट देखते हैं। ये ABCD तो करेंगे ही, लेकिन उसके पहले भी कुछ एडजस्टमेंट था, जो कि पॉइंट नंबर 6 में बोला था कि गुडविल को जैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन जो प्रॉफिट है उसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू CU उसको भी जो है एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अगर ये एक भी प्रॉफिट में लेस किया हुआ नहीं है तो सारे प्रॉफिट से ये दोनों आइटम लेस होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर लेस करेंगे सैलरी टू CU, और एक लेस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सैलरी का भी ना हमें करना पड़ेगा एक वर्किंग नोट, क्योंकि उसमें बोला था कि पहले उनका कुछ और सैलरी था, फिर किसी एक मंथ से उनका सैलरी कुछ और हो गया है, ठीक है। तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, इसमें लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि यहाँ करने का जगह होगा नहीं। ये पूरा पेज मैंने रख दिया, तुम लोग भी एक पेज से ज्यादा ही रख सकते हो, एक पेज से ज्यादा लग जाएगा, मतलब मेरे यहाँ पर जो पेज का साइज है उसमें एक पेज से ज्यादा लगेगा। तो तुम लोग थोड़ा सा ज्यादा ही जगह रख लो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। हम यहाँ से पहला वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सैलरी टू CU। सैलरी टू
ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्या बोला था इनके सैलरी के बारे में। ये देखो पॉइंट नंबर 3 में दिख रहा है, CU वाज एंटाइटल टू सैलरी 2000 पर मंथ, और ये चेंज हुआ है, रिवाइज्ड का मतलब चेंज हुआ है 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर 2018 से। तो 1 अक्टूबर 2018 मतलब 16-17 में कितना रहा होगा, 2000 करके ही रहा होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर 18 यानी ये वाले ईयर से इंपैक्ट दिखेगा, है ना, 18-19 से इंपैक्ट दिखेगा, तो उसके पहले हम लोग का सैलरी कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 16-17 का सैलरी हम लोग का हो जाएगा 2000 पर मंथ इंटू 12, 24,000। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अच्छा, फिर उसके बाद 17-18 का भी तो हम लोग का वैसे ही रहेगा, 2000 पर मंथ इंटू 12 यानी कि 24,000। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले में हम लोग को चेंज करना पड़ेगा 18-19, तो 18-19 का कैसा होगा। हाँ हाँ, 20,000 12 হবে 6 মাস, তো 6 মাস হ্যাঁ, তার মানে 6 দুগুণে 12, হ্যাঁ বাকি 3,000, 3,000 করে 6 মাস, 18, 12 হয়ে গেল আমাদের 30 বোধহয়, 30 होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 18-19 का जो ईयर है उसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ऐसे करके कर सकते हो, तुम लोग को याद रह जाएगा। ये शुरू होता है ईयर 1 अप्रैल 18 से और एंड होगा 31 मार्च 19 को। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने बोला कि अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से इनका चेंज हुआ है, 1 अक्टूबर 18, ये देखो 1 अक्टूबर 18 से चेंज हुआ है, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना रहा है 2000 पर मंथ, और यहां से रिवाइज्ड हो गया है 3000 पर मंथ। ठीक है, अब इसमें टाइम ड्यूरेशन लगा लो तो पता चल जाएगा 2000 कितने दिन के लिए, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि अक्टूबर का 1 तारीख है, तो 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक हम लोग का 2000, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, वैसे भी ये पूरे 1 ईयर का है, तो इधर 6 मंथ्स है, तो इधर हम लोग का 6 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी फिर कितना हो जाएगा 2000 इंटू 6, 12,000, और यहाँ पर हो जाए, हाँ इधर कितना होगा बोलो, हाँ टोटल कितना होगा 30, तो 18-19 का हो जाएगा यहाँ पर 12,000 पहले, और फिर उसके बाद कुछ दिन 18,000, यानी कि टोटल 30,000। ठीक है। अच्छा, और हम लोग का नेक्स्ट कौन सा बच रहा है 19-20, तो 19-20 में क्या होगा, अब इनका चेंज हो ही गया है, रिवाइज्ड की 3000 करके ही मिलेगा, तो 3000 पर मंथ इंटू 12, तो 36,000। ठीक है, अब ये वर्किंग नोट का जो डेटा है हम लोग उधर कर लेंगे लेस, क्योंकि ये एक्सपेंस का आइटम है, तो उधर लेस करके लिखो, पहले 24, 24, 30, 36, इस तरीके से करना है, 24, 24, 30 और 36। यहाँ पर 24, 24, 30 और 36,000। ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, हम नेक्स्ट पेज में ही करते हैं, तो मेरा होगा नहीं। वर्किंग नोट नंबर 2, अच्छा ये लिख लियो ना। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 2 अभी हम लोग निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, किनको इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर लोगों को, किसको किसको मिलेगा, जो नया आ रहा है उसको थोड़ी ना मिलेगा, वो तो अभी आ रहा है, तो ये 4 इयर्स का जो प्रॉफिट है वो तो सीयू और एयू ने जनरेट किया है, तो उन्हीं के कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, आने वाले पार्टनर पे मत लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, कैपिटल इनका है 4 लाख 3 लाख, और बोला है कि चेंज कुछ भी नहीं हुआ 4 इयर्स में, तो 4 लाख पे तुम लोग 8%, 3 लाख पे 8%, ऐसे इंडिविजुअली भी लगा सकते हो, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो हम लोग ऐसे करके लगा सकते हैं, पहला पार्टनर है कौन, एयू, तो एयू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 3 लाख, नहीं पहले सीयू का नाम है वही लिखते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा पुट करते टाइम, यहाँ पर हम लोग का 4 लाख
4 लाख और यहाँ पर 3 लाख, और इंटरेस्ट बोल रहा है ईयरली दे ही दिया है 8% पर एनम, तो 8% होने से हाँ 32,000 और 8% 24,000 56,000। ऐसे भी कर सकते थे, या फिर तुम लोग ऐसे भी कर सकते थे, टोटल 7 लाख पे अगर 8% लगा देते तो भी गलत नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग तो बिजनेस का टोटल एक्सपेंस ही कैलकुलेट करने वाले हैं, तो अगर इंडिविजुअली भी निकालोगे तो भी जितना सही है, और अगर टाइम बचाने के लिए ऐसे भी कर देते हो तो भी सही है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज दोनों का इक्वल है, किसी का अलग अलग नहीं है। अलग अलग होता तो फिर हमें अलग ही निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इसमें हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 56,000 ये हर साल प्रॉफिट से डिडक्ट होना चाहिए, जो कि किया नहीं है तो अभी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 56,000 लगाओ, फिर यहाँ पर 56,000, फिर 56,000, 56,000। अच्छा, ये हो गया हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, अब देखते हैं और क्या करना है हम लोग को। अब ये सारे चेंजेस देखना है। मशीन जो है 40,000 से परचेस हुआ था 1 अक्टूबर को, बट उसे हम लोगों ने परचेस बोल के दिखा दिया। तो पहले इसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो जिस साल ये परचेस बोल के दिखाया उस साल का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट गलत दिख रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट गलत दिख रहा है तो नेट प्रॉफिट भी गलत दिखेगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ही ब्रॉट डाउन होकर नेट प्रॉफिट आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे दिख रहा है? अभी भी हम लोगों ने देखा कि एक्सपेंस ज्यादा दिखा दिया है हम लोगों ने, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। लेकिन कौन से ईयर में करेंगे? 18-19। ठीक है, सिर्फ 18-19 में इंपैक्ट आएगा, बाकी किसी जगह पे नहीं आने वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा मशीन टू बी, इसे लिखना पड़ता है कैपिटलाइज्ड। ठीक है, मतलब रेवेन्यू नहीं करके कैपिटलाइज्ड करना चाहिए था, जो कि अभी कर रहे हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो हम लोग का ये थर्ड वाले ईयर में आ रहा है। ठीक है, बाकी दोनों में मैंने इसे डैश लगा दिया है, और यहाँ पर 40,000 ऐड कर देंगे, मतलब ये प्रॉफिट में 40,000 ऐड हो गया, जो कि पहले नहीं हुआ था। अब इस पे डेप्रिशिएशन भी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसको मशीन माना ही नहीं फिक्स्ड एसेट, तो इस पे डेप्रिशिएशन नहीं लगाया। अब डेप्रिशिएशन लगेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। कब से कम होगा? जब से ये एसेट परचेज हुआ है तब से डेप्रिशिएशन लगेगा, मतलब ये वाले ईयर में लगेगा और ये वाले ईयर में भी लगेगा। ठीक है, तो तुम लोग लगाओ प्रॉफिट, इस प्रॉफिट बोल रहे सॉरी, डेप्रिशिएशन लगाओ कितना होगा। और WDV मेथड बोला है, तो डेप्रिशिएशन मुझे बताओ कितना होगा। यहाँ पर लेस कर देंगे डेप्रिशिएशन ऑन मशीन। अच्छा, वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, डेप्रिशिएशन ऑन मशीन, बताओ कितना होगा। तो मशीन जब परचेस हुआ है जो 1 अक्टूबर 2018 को परचेज हुआ है, तो डेप्रिशिएशन फर्स्ट टाइम जब लगेगा तो 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019 तक, 19 होगा तो 19 तक लगेगा, क्योंकि ईयर मेरा कब से स्टार्ट हो रहा है? 18-19 का ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन परचेस तो मैंने अक्टूबर को किया है, तो यूज भी अक्टूबर से करेंगे, क्योंकि डेप्रिशिएशन तो जितना टाइम यूज कर रहे हैं किसी एक फाइनेंशियल ईयर में उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो 1 अक्टूबर 18 से 31 मार्च 19 तक का डेप्रिशिएशन लगेगा। तो कितना होगा देखो, चेक करके देखो कितना होगा। और नेक्स्ट ईयर कितना होगा? नेक्स्ट ईयर पूरे एक साल का ही लगेगा, तो देखो कितना होगा। 4,000, हाँ 4,000, पहला वाला 4,000 होगा। इसके बाद वाला देखो कितना होगा। यहाँ पर 40,000 एसेट का वैल्यू, डेप्रिसिएशन का रेट बोला है 20% पर एनम, तो जब 20% मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 ईयर का डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन ये टाइम कितना हो रहा है? 6 मंथ्स, अक्टूबर से लेके अगर मार्च तक कैलकुलेट करोगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो ये डिवाइडेड बाई 12 करने से कितना आएगा? पर मंथ का आएगा। ये तो पूरे 1 ईयर का हो गया, डिवाइडेड बाई 12 करने से पर मंथ का आएगा, इंटू 6 करने से 6 मंथ्स का आएगा। तो हम लोग इसको 6/12 ऐसे लिखते हैं प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा
40,000 का 20% मतलब हो गया हम लोग का 8,000 और उसका आधा 4,000, ठीक है। ये हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा इस साल, ये लेस होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि एसेट जब मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है तो डेप्रिसिएशन तो लगता जाएगा, ठीक है। ये हमें बोला नहीं है, लेकिन खुद से हमें समझना पड़ेगा कि मेरे पास एसेट है जिसको मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, तो मैंने कभी भी उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, तो नेक्स्ट ईयर भी लगेगा। तो 18-19 के बाद 19-20 का डेप्रिसिएशन कितना, बोलो कितना? हाँ बोलो। 8,000 नहीं, थोड़ा सा कम होगा, देखो गलत हुआ। 7,000 हाँ 7,200 है, 7,200। देखो क्यों, क्योंकि हमें बोला WDV, तो पहले एसेट का वैल्यू कितना था 40,000, फिर वहां से कितना लेस हो गया 4,000, तो एसेट का वैल्यू कितना बचा 36। हाँ 40 पे लगा रहे हो इसीलिए गलत हो जा रहा है ना, क्योंकि WDV बोला है 40 पे लगेगा अगर हम लोग का SLM होता। तो यहाँ पर कितना लगाएंगे, अब तो 1 ईयर का ही लगेगा, ये हम लोग का लगा था 6 मंथ्स का, ठीक है। अब हम लोग का 12 मंथ्स का लग जाएगा, 12 मंथ्स का हो जाएगा हम लोग का 20% करके ना, हाँ 7,200। मतलब ये डेप्रिसिएशन ऐसे हो जाएगा 36,000 इंटू 20% इंटू 12/12, ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइड 12 करने से 1 मंथ का और इंटू 12 करने से पूरे 12 मंथ्स का, अदरवाइज 1 ईयर लिखोगे एक ही बात है, जैसा करना चाहो, ठीक है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन हमें दिखाना है, एसेट का वैल्यू जो है माइनस करके चाहो तो लिख सकते हो, बट उसका तो यूज कुछ होगा नहीं। मतलब ये 36,000 माइनस 7,200 अगर तुम लोग लिखना चाहते हो कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है लिख सकते हो, बट हमें तो बैलेंस शीट कुछ बनाने बोला नहीं है, तो इसका तो यूज होगा नहीं, इसका यूज होगा ना। 7,200 को हमें यहाँ पर चार्ज करना है, माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस को दिखाया नहीं तो अभी दिखाना पड़ेगा रेक्टिफाई करने के लिए, तो 7,200 लेस कर दी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो वो अभी भी मैंने बोला प्रोपोर्शनेट होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट भी मेरा गलती से ज्यादा है, तो मुझे उस प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कब प्रॉफिट ज्यादा है 2018 में, ठीक है। हाँ तो 2018 कब आ रहा है, ये 17-18 में इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा हमें, प्रॉफिट चूज भी करना पड़ेगा कि कौन से ईयर में हो रहा है, ठीक है, डेट के साथ साथ, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी हम लोग करते। तो यहाँ पर हो जाएगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा था, इसलिए मैंने लेस कर दिया, ठीक है, इसलिए लेस का साइन लगाया। अब 20,000 है, ये हम लोग का इस साल हो रहा है। और अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 17-18 में है, तो 17-18 का क्लोजिंग 18-19 का क्या होगा, ओपनिंग। तो फिर से लिखना पड़ेगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ऑफ ओपनिंग स्टॉक। लेकिन ओपनिंग स्टॉक के साथ क्या लिंक होता है, अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट मेरा कम हो गया होगा, तो मुझे प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड, ठीक है, क्योंकि वो उस लॉजिक पे होता है कि क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रोपोर्शनेट और ओपनिंग स्टॉक के साथ रिवर्स होता है, ठीक है। तो एक बार 20,000, ये देखो एक बार 20,000 हम लोगों ने लेस कर दिया और एक बार 20,000 हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का हो गया। अच्छा, इसके बाद देखो वो फायर वाला बोला है कि 16-17 में स्टॉक लॉस हुआ था आग लगने की वजह से, बट उसको ट्रेडिंग में कंसीडर नहीं किया, बट पीएल में कंसीडर किया है, तो पीएल में कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट फिर भी तो गलत ही है ना, क्योंकि मेरा जीपी वहां गलत हुआ है तो यहाँ भी गलत हुआ होगा। तो मेरा जीपी कैसे दिख रहा होगा, हाँ मेरा जीपी जो है कम दिख रहा होगा, तो मुझे इस पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐड करेंगे लॉस, हाँ एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते हो या फिर लॉस बाय फायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कौन से ईयर में दिखा, जिस ईयर में ये इंसिडेंट हुआ है, यानी 16-17। एक्चुअली ये ना क्लोजिंग स्टॉक के साइड जाता है, तो इसका ट्रीटमेंट भी क्लोजिंग स्टॉक की तरह याद रखोगे तो चल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने 10,000 का, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखा है जो कि लॉस बाय फायर है, तो मेरा अंडर वैल्यूएशन है, तो मेरा प्रॉफिट कम दिख रहा है, तो मुझे प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसका साइड तो वही होता है ना, क्रेडिट साइड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक वाला साइड ही होता है,
अच्छा, बाकी तो कहीं पर भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये लेकिन एक्चुअली तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं है कि ये नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन होगा, ये तो चले गया है, तो नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन तो होने वाला है नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट वैसा ही हुआ क्योंकि वो क्लोजिंग साइड में ही दिखता है। और लास्ट आइटम था डेटर, हम लोगों ने 5800 नहीं दिखा रखा है, सॉरी डेटर नहीं, बैड डेट, जो कि डेटर में इंक्लूडेड है, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, तो मुझे कम करना पड़ेगा। ये 20 का है, 31 मार्च 20 यानी लास्ट ईयर वाला। लेस হবে, बैड डेट रिटर्न, बैड डेट रिटर्न ऑफ 5800। अच्छा, ये सारे चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करने से हमें मिलेगा एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट। अच्छा, अब चेक करो कि कितना हो रहा है। 2,10,000 माइनस 24,000 माइनस 56,000 और प्लस 10,000, 1,40,000, 1,40,000। 260 माइनस 24 माइनस 56, 1,60,000। अच्छा, 1,60,000, 2,10,000, 30 और 56, 2,10,000, 30, 56, 40 ऐड होगा, 4,000 लेस होगा, 40 ऐड, 4 लेस, 20 ऐड, 180, 180। अच्छा, 3,05,000, 36, 56, 3,05,000, 36, 56, 7,200, 5,800। तो इसमें कितना आ रहा है हम लोग का? 2 लाख आ रहा है, देखो तो 2 लाख, हाँ 2 लाख ट्रेंड हो गया, लेकिन देखो 140, 160, 180, 2 लाख ट्रेंड बन गया, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ठीक है। तो वेट कैसे लगेगा? 1 2 3 4 इस तरीके से, तो यहाँ पर वेट लिख देते हैं 1 2 3 4। अब कैलकुलेट करना पड़ेगा वेटेड प्रॉफिट, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रॉफिट इनटू वेट। तो मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं वेटेड प्रॉफिट। अच्छा, तो 1,40,000 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1,40,000। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट इंटू वेट करके, ठीक है। 1,60,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2 32, मतलब 3,20,000। मल्टीप्लाई করতে হবে adjusted profit into weight, 1,40,000 into 1, 1,60,000 into 2, 1,80,000 into 3, मतलब 5,40,000। अच्छा, इसके बाद 2 लाख था, 2 लाख इंटू 4, 8 लाख। तो ये क्या आ गया? वेटेड प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, वो कैसे निकलेगा? सारे प्रॉफिट को हमें कर लेना है ऐड, 1,40,000 वेटेड प्रॉफिट को लेंगे क्योंकि वेटेड का एवरेज निकालना है, 3,20,000, 5,40,000, 8 लाख, और डिवाइडेड बाय, लेकिन करना है वेट, ठीक है, क्योंकि उसका लॉजिक भी मैंने बोला था, 1,40,000 एक बार ले रहे हैं, 3,20,000 दो बार ले रहे हैं, 5 लाख, सॉरी 3,20,000 नहीं, 1,60,000 दो बार ले रहे हैं, 1,80,000 तीन बार, 2 लाख 4 बार ले रहे हैं, मतलब वेट हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4। अच्छा, तो ये कितना हो रहा है ये देखना पड़ेगा। अच्छा, 18 लाख और 18 लाख हो रहा है ऊपर, और नीचे आ रहा है 18, यानी कि डिवाइड करने से 1 लाख आएगा, 1 लाख नहीं, 1,80,000 आएगा, 1 नीचे 10 है। अच्छा,
10 आने से ये 1,80,000 हो जाएगा, 1,80,000 पर एनम, ठीक है। एवरेज मतलब 1,80,000 हम लोग का पर एनम हो गया, इतना प्रॉफिट है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, गुडविल कैलकुलेट करना है। ये देखो हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, सिर्फ प्रॉफिट को ही कैलकुलेट किया। अब हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग को बोला था गुडविल कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ईयर परचेस लेके, जो कि 3 लेना है। ये देखो, तो अब लिखो इसके नीचे अगर जगह है तुम लोग का कि गुडविल कितना होगा, तो गुडविल हो जाएगा वेटेड, हाँ 5,40,000 weighted average profit into number of year purchase, into number of year purchase। तो 1,80,000 into 3, 5,40,000, ठीक है। ये पूरे बिजनेस का गुडविल है, ये वो गुडविल का वैल्यू नहीं है जो कि इनकमिंग पार्टनर को लाना है, ये तो पूरे बिजनेस का है। अब इनकमिंग पार्टनर को कितना लाना है वो कैसे डिसाइड होता है, जितना प्रॉफिट उनको मिलेगा उतना उनको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को देखो गुडविल तो कैलकुलेशन करने बोला ही था, वो तो हम लोगों ने कर लिया। और यहाँ पर बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल, ये हम लोग कर चुके हैं। ये देखो ये वाला हम लोग कर चुके हैं। एजी इज सपोज टू ब्रिंग, अब बोल रहा है कि वो भी गुडविल बता दो जो एजी को लेके आना है, ठीक है। मतलब ये तो पूरा हो गया, एजी को कितना लाना है, यानी निकालो एजी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री भी करने बोला है। 1,35,000, हाँ। मेरा तो बीच में वर्किंग नोट आ गया है तो हम इसको पीछे करते हैं, ठीक है। हम लोग का अगर मिडिल में नहीं आए तो ठीक है, मिडिल में वर्किंग नोट होना भी नहीं चाहिए, तो मुझे थोड़ा और भी पेज रखने से ठीक है। अभी कर लो, एग्जाम में ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा, जो कॉपी देखेगा ना उसको नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एजीज शेयर ऑफ गुडविल कितना लाना पड़ेगा, 5,40,000 का। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1/4, ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे क्वेश्चन में, ये देखो 1/4 के लिए इनको एडमिशन लिया गया था, ये रहा 1/4, ठीक है, 1/4। और वैसे भी अगर इसमें भी देखोगे तो भी तुम लोग को 1/4 दिखेगा, ठीक है। एक ही बात है, इस ये अगर दिया है तो ये भी सेम ही होगा 1/4। 1/4 होने से हम लोग का हो जा रहा है यहाँ पर 1,35,000, ठीक है। टोटल गुडविल में से एजी को लाना पड़ेगा 1,35,000। अच्छा, अब हम लोग को बोला है जर्नल एंट्री भी करो, तो जर्नल एंट्री किस चीज का होगा, जब जब मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होता है तब तब जर्नल एंट्री होगा। तो मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में क्या है, एक तो एजी लेके आ रहे हैं कैपिटल, ठीक है, ये उनका मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होगा। एक लेके आएंगे गुडविल का शेयर। अब गुडविल का शेयर कैसे ला रहे हैं, क्या वो बोल दिया था यहाँ पर, हाँ बोला तो था। यहाँ पर देखते हैं कैसे लाना है। सपोज टू ब्रिंग, एजी इज सपोज टू ब्रिंग, अच्छा कैलकुलेट द अमाउंट बोल ही दिया है, अमाउंट बताओ जो एजी को लेके आना है, यानी कैश में ला रहा है, ठीक है। अगर नहीं होता तो मैं बता देता कि वो कैश में नहीं ला पा रहे, या फिर बोल देता कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट करो। बोल रहा है कि वो अमाउंट बताओ जो एजी को लेके आना पड़ेगा, मतलब प्रीमियम से एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल ला रहा है, उसका एंट्री करेंगे। तो बैंक या कैश जो भी होता है, कैश टू कैपिटल जैसे एंट्री होता है बिजनेस में कैपिटल इंट्रोडक्शन का। तो कितना लेके आ रहा है कैपिटल, कैपिटल है 2 लाख। 2 कौन लेके आ रहा है, उसी के कैपिटल में एंट्री करना पड़ेगा, टू एजिस कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा, इसके बाद ये हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पर गुडविल वाला एंट्री करना पड़ेगा। तो गुडविल वाला एंट्री क्या होगा, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ कैश या बैंक, बैंक ही लिख देते हैं, बैंक लिख रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, कितना लाना पड़ रहा है, 1,35,000। बीइंग कैश ब्रिंग फॉर गुडविल, या फिर लिख सकते हो बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल इंट्रोड्यूस्ड, वो भी ठीक है। अच्छा, अब हमें
फिर से क्या करना पड़ेगा, ये गुडविल तो लेके आ जाएंगे और ये शेयर कौन करेगा, जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा। यानी फिर से हम लोग का एक एंट्री होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीयूज कैपिटल, दो पार्टनर था, सीयूज कैपिटल टू एयूज कैपिटल, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब इसमें भी हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है। मैंने तो वैसे दोनों का ही नाम लिख दिया, जरूरी नहीं कि दोनों ही सैक्रिफाइसिंग होगा, नहीं होगा तो एक हटाना पड़ेगा, ठीक है। देखा नहीं मैंने कि दोनों ही मुझे पहले नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, अभी देख लेते हैं, अगर नहीं होगा तो काटना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, ओल्ड 5:3 और नया वाला कितना था 2:1। अब इसका कैलकुलेशन करो कि सैक्रिफाइसिंग कितना होगा, तो उसके लिए वर्किंग नोट नंबर मेरे हिसाब से यहाँ पर 4th नंबर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट मेरा वर्किंग नोट 3 था। तुम लोग अपने हिसाब से दे दो अगर तुम लोग का कुछ ज्यादा कम है तो। वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है। यहाँ पर AU CU पहले, फिर AU, फिर AG। ओल्ड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5/8 और 3/8, क्योंकि 5:3 था। अच्छा, न्यू 2:1, न्यू है 2/4, 1/4 और फिर से 1/4। अब सैक्रिफाइसिंग चेक करेंगे तो 5/8 माइनस 2/4, 3/8 माइनस 1/4। अच्छा, 4 और 8 का एलसीएम हम लोग का 8 होगा, 5 माइनस 4 ये हो गया 1/8, और यहाँ पर भी 8 होगा, 3 माइनस 2 1/8। दोनों आंसर पॉजिटिव आया है, इसका मतलब कंफर्म ये है कि ये वाला वैल्यू मेरा ज्यादा है, क्योंकि मैथमेटिकली तो वही होगा, ये वैल्यू ज्यादा होगा तभी मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। ये ओल्ड वैल्यू है दोनों केसेस में, यानी पहले ही इनको ज्यादा मिलता था, अभी कम मिल रहा है, ठीक है। तभी तो जाके मेरा माइनस करने के बाद भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है आंसर, ठीक है। तो ये ऐसे भी चेक कर सकते हो, और या फिर तुम लोग देख लो 5/8 का अगर तुम लोग परसेंटेज करोगे तो देखो 5/8 का 62.5, मतलब पहले मिलता था इसको 62.5%, अभी मिल रहा है 2/4। 2/4 का मतलब हो जाएगा हम लोग का 50%। ये देखो अभी मिल रहा है 50%, कम हो गया, कितना कम हो रहा है 12.5%, और 1/8 करने से वही आएगा, देखो 1/8 करने से आया 0.125 इंटू 100 करने से ही 12.5% हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इनका सैक्रिफाइसिंग हो गया। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो कि शेयर ऑफ गुडविल ये लेके आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/8:1 यानी 1:1, ठीक है। तो 1:1 में शेयर हो जाएगा, तो शेयर ऑफ गुडविल CU और AU कितना था, 135 था, 135 का हाफ ऑफ है 67,500, 67,500, फिर से 135, 67,500। अब इसको हम लोग उधर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का वर्किंग नोट नंबर 4 देके लिख लो, वर्किंग नोट नंबर 4, 67,500, 67,500, ठीक है। यहाँ पुट करने से ही हो जाएगा, 67,500 हो जाएगा। अच्छा, पहला वाला होमवर्क तो हम लोग का हो गया। अब इसके बाद हम लोग को और एक क्वेश्चन बाकी है इसमें, बस उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वो क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा, हाँ, यहाँ पर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें एक ही क्वेश्चन है, यही वाला करेंगे हम लोग, लेकिन क्वेश्चन काफी मतलब अलग तरीके का है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, वाइज क्लेवर एंड डल वेयर ट्रेडिंग इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:3:3, ठीक है।
तो ये 3 पार्टनर है जो कि पार्टनरशिप में काम करते हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर मेड अप टू 31 दिसंबर एवरी ईयर, मतलब इनका जो है कैलेंडर ईयर फॉलो होता है अकाउंट्स में, जैन से लेके दिसंबर तक चलता है। अब बोल रहा है पार्टनरशिप प्रोवाइडेड इंटर आलिया, मतलब इनका ये जो है डीड के बारे में बोला है कि डीड में क्या क्या लिखा हुआ था। बोल रहा है ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, द गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया ये, ठीक है। कितना हो गया 3 of average profit of the 3 years up to the date of death after deducting interest at the rate of 8% per annum on capital employed and a fair remuneration of each partner. The profits are assumed to be earned evenly throughout the year. अब ये सारा पॉइंट हमें एक बार फिर से समझना पड़ेगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज इतना है और गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है वो बता दिया है। बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा, ठीक है, इनटू करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें पता है 3, एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में ही हमें लाइन बाय लाइन बताया है। बोल रहा है 3 इयर्स का करना है, एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर का निकालना है 3 इयर्स का। फिर क्या बोल रहा है 3 इयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, अप टू द डेट ऑफ डेथ, जिस दिन किसी का भी डेथ होगा आफ्टर, मतलब 3 इयर्स कैसे लेना है, ऐसे जैसे मान लो आज है 25 तारीख, ठीक है, 25 जनवरी है, तो अगर आज किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उससे बैक में हमें 1 ईयर जाना, ठीक है, मतलब अभी है 25/1/2024, 25 Jan 2024, अगर ठीक 1 साल आगे मुझे जाना है, ऐसे करके मुझे 3 साल आगे जाना पड़ेगा। 3 साल का कैसे प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट ऑफ द 3 ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब जिस दिन डेथ हुआ है उस दिन तक का 3 साल का कंप्लीट करके हमें लेना पड़ेगा, ये बोल रहा है। देख लो फिर से, परचेज यहाँ पर 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 इयर्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है, जिस दिन डेथ हो रहा है उस दिन तक का 3 साल का प्रॉफिट लेना है। तो अगर आज किसी का डेथ हो रहा है तो इसमें बैक में जाएंगे, कब 1 ईयर होगा, फिर 1 ईयर, फिर 1 ईयर, ऐसे करके 3 साल का हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करना है उसमें आफ्टर डिडक्टिंग, लेकिन वो प्रॉफिट में डिडक्ट करना है, माइनस करना है। क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट, वो तो करना भी पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर लोगों को मिलता है, वो अगर माइनस किया हुआ नहीं है तो हमें जरूर माइनस करना चाहिए, नहीं तो प्रॉफिट हमारा क्या दिख रहा होगा, गलत दिख रहा होगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, 8% कैपिटल इंप्लॉयड पे। और बोल रहा है फेयर रेम्यूनरेशन जो भी मिल रहा है कि एक पार्टनर को, अमाउंट नहीं बोला है, आगे बोलेगा जरूर, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनके लिए फेयर क्या है। फेयर रेम्यूनरेशन बोल दिया, अमाउंट तो बोला नहीं है, अब आगे बोलेगा जरूर, देखते हैं। और फेयर रेम्यूनरेशन का भी ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रॉफिट से उसे क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है द प्रॉफिट आर एज्यूम्ड टू बी अर्न्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर, और इनका ये मतलब एजम्पशन है कि पूरे साल में प्रॉफिट एक ही जैसा होगा, ठीक है। प्रॉफिट आर एज्यूम्ड टू बी अर्न्ड इवनली, इवनली मतलब एक ही जैसा प्रॉफिट, मतलब हर मंथ एक ही जैसा, तो हर मंथ मान लो अगर 1000 करके है तो 12 महीने में 12,000, ठीक है, वैसे बोल रहा है इवनली थ्रू आउट द ईयर। अब देखते हैं कैसे है। ऑन 30th June 2019 Wise died and it was agreed on his death to adjust goodwill in the capital account without showing any amount of goodwill in the balance sheet. अब क्या बोल रहा है, एक पार्टनर का डेथ हो गया तो अब ये कंडीशन को इनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बोल रखा था अपने पार्टनरशिप डीड में कि अगर किसी का भी डेथ हो जाएगा तो हम लोग गुडविल को वैल्यू करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब 30th June 19 को वाइस का डेथ हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, जब उनका डेथ हुआ जो कि डेट है 30th June 2019, इससे हमें 3 इयर्स बैक में जाना पड़ेगा इस डेट से, तब तो हमें मिलेगा 3 इयर्स का प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। और उसमें हमें कैपिटल इंटरेस्ट और इसके साथ साथ रेम्यूनरेशन को भी लेस करना पड़ेगा। फिर हमें गुडविल जो निकालेंगे उसको क्या करना है, बोल रहा है कि गुडविल इन द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के थ्रू से हमें एडजस्ट करना है, बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। ये अगर नहीं भी बोलेगा तो हमें यही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये गुडविल ये किसी से परचेज नहीं कर रहे हैं, ये वाइज और क्लेवर नहीं, कौन डेथ हो रहा है, वाइज, यानी क्लेवर और डल जो है वो वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो एज 26 मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में ही, एज 26 हमें क्या बोलता है कि अगर मेरा परचेज गुडविल है तो हम बुक्स में दिखा सकते हैं, लेकिन अगर मेरा सेल्फ जनरेटेड है, मतलब हम खुद से कैलकुलेट करके बोल रहे हैं हाँ भाई मेरा
इतना गुडविल है, जो कि ये लोग बोल रहा है। तो बोल रहा है इसको बैलेंस शीट में मत दिखाओ, वो तो हमें बोला है, अगर नहीं भी बोलेगा तो भी हम लोग बैलेंस शीट में उसे नहीं दिखा सकते हैं। फिर बोल रहा है इट वाज एग्रीड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दैट द फेयर रेम्यूनरेशन फॉर वर्क डन बाय ईच पार्टनर वुड बी 15,000 पर एनम। देखो वो तो बोलना ही था ना इनको, फेयर रेम्यूनरेशन मतलब हमें क्या पता, 1 रुपया या फिर 1 लाख, ठीक है। ये लोग बोल रहे हैं 15,000 पर एनम जो है ये इनका फेयर रेम्यूनरेशन है, मतलब हर बार प्रॉफिट से हमें कितना लेस करना पड़ेगा, 15,000, ठीक है। अच्छा ईच पार्टनर को लेकिन मिल रहा है 15,000, तो कितना लेस होना चाहिए, हम 3 पार्टनर है ना, मतलब 3 पार्टनर था तो कितना होगा 45,000, फिर मेरे हिसाब से 45,000, हाँ 45 ही तो होगा, 45,000 हम लोग का क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, ठीक है, फेयर रेम्यूनरेशन। एंड दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहा है 1,50,000, जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लेवर एंड डल वेयर टू कंटिन्यू पार्टनरशिप, ये लोग आगे बिजनेस चलाएंगे और इनका प्रॉफिट लॉस होगा इक्वल, ये देखो इक्वली आफ्टर द डेथ ऑफ वाइज। अच्छा अब नीचे हमें प्रॉफिट का जो है डेटा दे दिया है, देखो बोल रहा है द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट अर्लियर ईयर्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड चार्ज किया हुआ नहीं है और इनका प्रॉफिट कुछ इतना दिख रहा है, 16 का 67,200, 17 का 75,600, 18 का 19 का। अच्छा हम लोग को करने क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल पहले और शो द एडजस्टमेंट एंट्रीज देयर ऑन द बुक्स ऑफ द फर्म। हम लोग को सबसे पहला टास्क दिया है गुडविल का वैल्यूएशन कर लो, करने के बाद अगर कुछ एंट्री वगैरह होगा तो वो भी हमें दिखाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट लेना पड़ेगा जिस दिन डेथ हुआ है पार्टनर का उससे लेके बैक में 3 इयर्स का, तो वो कैसे होगा वो पहले देखो। तो उसके लिए हमें ना एक वर्किंग नोट चाहिए होगा, तो इसके लिए पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए हम रख देते हैं, कम से कम 1 पेज रख देते हैं, 1 पेज चाहिए होगा, फिर उसके बाद वर्किंग नोट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये पूरा ही रख देते हैं, नेक्स्ट पेज में करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छा यहाँ पर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखो डेथ कब हुआ है, डेथ हुआ है 30 जून 19 को, तो यहाँ पर लिखते हैं 30 जून 2019, ठीक है। तो इसके पहले 1 ईयर कब कंप्लीट होगा, कौन सा डेट को होगा, 1 जुलाई होना चाहिए। 1 तारीख लिखते हैं, स्टार्टिंग वाला 1 लिखते हैं ना, जैसे हम लोग अप्रैल टू मार्च जब लिखते हैं तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो हमें समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। 30th भी एक ही बात है, वो एक दिन का बात है, लेकिन स्टार्टिंग वाला 1 तारीख ले लेते हैं, तो यहाँ पर होना चाहिए 2018, है ना, ये हो गया 1 ईयर। अच्छा फिर 3 इयर्स का बोला है, इसके आगे और एक बार इसका हो जाएगा 1 जुलाई 17, ठीक है। अब यहाँ 2-2 ईयर लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगा, ये एंडिंग भी है किसी ईयर का और ओपनिंग भी है, मतलब 30 जून भी सही है 1 जुलाई भी सही है, कोई भी एक फॉलो करके कर सकते हैं, और एक बार तब जाके 3 साल होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 जुलाई 2016, ठीक है। तो ये 3 साल, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना है कि 3 इयर्स का मतलब क्या होगा, नहीं तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 3 इयर्स का मतलब ये नहीं है कि हम लोग ये प्रॉफिट का 3 इयर्स ले ले, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, हमें ऐसे करके लेना पड़ेगा। अच्छा अब अगर हम लोग ऐसे लेंगे तो 1 जुलाई 16 कब से स्टार्ट हो रहा है वो देखो, 1 जुलाई 16 का मतलब इनका तो वैसे चलता है जैन टू दिसंबर, हम लोगों को मिला था ना, एक लाइन में बताया गया था कि 31 दिसंबर ईच ईयर इनका अकाउंट्स क्लोज होता है, तो अगर मुझे लेना है 1 जुलाई 16 तो मुझे यहां से लेना पड़ेगा। अच्छा यहां से ये तो है जैन टू, ये है मेरा ये वाला टाइम पीरियड का प्रॉफिट, देख लो ये इसी टाइम पीरियड का प्रॉफिट है 1 जैन से लेके 31 दिसंबर, लेकिन मुझे इसमें पिक करना है 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक, ठीक है। यानी कितना टाइम होता है पहले ये सोचो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना करो कैलकुलेट, 6 मंथ,
जुलाई पूरा लेना है ना, 1 तारीख, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर तुम लोग 30 जून भी लिखते हो तो भी तो तुम लोग का 1 तारीख से ही काउंट होगा। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब ये 16 वाला जो ईयर है उसका हमें लेना पड़ेगा 6 मंथ्स का। ठीक है, तो ऐसे लिख लो, याद रहेगा 2016 का 6 मंथ्स का प्रॉफिट लेना है, लेकिन मुझे तो इसको 12 मंथ्स पे ट्रांसफर करना है। तो इसके बाद इसमें नेक्स्ट ईयर का फिर से 6 मंथ्स का लेंगे। नेक्स्ट ईयर यानी 2017 का हमें 6 मंथ्स का लेना पड़ेगा। इस तरीके से मेरा 1 ईयर कंप्लीट होगा। ऐसा कॉम्प्लिकेशंस इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन हमें बोला है कि जब डेथ होगा उससे जाके बैक में तुम लोग को 1 ईयर कंप्लीट करना पड़ेगा, इस वजह से ऐसा कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है। तो ये हो गया, मतलब मुझे क्या करना है, 16 का आधा 17 का आधा लेना है, तब जाके इस टाइम ड्यूरेशन में फिट हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसको 1 ईयर बनाना है। ठीक है, तो 1 ईयर बनाने के लिए मुझे अगर जुलाई से लेके जुलाई तक जाना है तो मेरा 2 साल का कवर अप हो जा रहा है। तो 16 का 6 मंथ्स लेना है, 17 का 6 मंथ्स लेना है, फिर मुझे इसको भी 12 मंथ्स बनाना है। तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा बताओ? हाँ, 17 का 6 मंथ्स करेक्ट। हाँ, फिर 18 का 6 मंथ्स। अच्छा, फिर इसे भी मुझे सेम तरीके से 12 मंथ्स बनाना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18 का 6 मंथ्स, 19 का 6 मंथ्स। और ये ड्यूरेशन भी लिख लो, कभी भी इस क्वेश्चन को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये चल रहा है जुलाई से दिसंबर, पहला वाला देखो, जो 16 का 6 मंथ्स हम लोगों ने लिया वो जुलाई से दिसंबर, और जो 17 का हम लोग 6 मंथ्स ले रहे हैं वो कब से कब तक का चलेगा बोलो? 17 तो स्टार्ट है जैन टू जुलाई, स्टार्ट ही हो रहा है जैन से, तो ये कब तक का होगा? जैन से लेके जुलाई तक का, मतलब जुलाई नहीं बोल सकते हो, जून तक का, है ना? इसे हम लोग जैन से लेके जून बोलेंगे तो ही ना 6 मंथ्स होगा। जैन का पूरा 1 मंथ, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है, सेम यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, ये भी हो जाएगा जुलाई से दिसंबर, और ये भी हो जाएगा जैन से जून। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर भी देखो, जुलाई से दिसंबर, और ये हो जाएगा जैन से जून। ठीक है, जैन से जून, इस तरीके से होगा। अच्छा, अब तुम लोग को करना क्या है, तुम लोग इसका कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कितना होगा। एक हम बताते हैं, बाकी तुम लोग कैलकुलेट करो। देखो, जैसे ये वाला ये फर्स्ट 12 मंथ्स का बताते हैं। हम लोग को लेना है यहाँ पर 1 जुलाई 16 से लेके 1 जुलाई, इसको अब हम ईयर एंड की तरह लिख देते हैं। ठीक है, 30 जून, यहाँ पर 17 लिखते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट लेंगे तो 16 का हमें 6 मंथ्स का लेना है। हमें बोला है कि हर बार प्रॉफिट इक्वल हो रहा है, मतलब अगर 67,200 1 ईयर का प्रॉफिट है तो पर मंथ का प्रॉफिट कितना है, 12 से डिवाइड करने से ही मिलेगा। ये हम इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें बोला है कि प्रॉफिट हमेशा इवनली थ्रू आउट द ईयर है, पूरे साल में एक ही जैसा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर मंथ प्रॉफिट एक ही जैसा होगा, बिजनेस है, जॉब थोड़ी ना है। जॉब में होता है कि हाँ मेरा सैलरी हर मंथ एक ही जैसा होगा। ठीक है, जब तक कोई चेंजेस नहीं होता है सैलरी में। तो 67,200 डिवाइडेड बाय 12 करने से 5,600 आ रहा है। तो इनके अकॉर्डिंग हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का पर मंथ का प्रॉफिट कितना है इस साल में, 5,600। हम लोग को इसमें से कितने मंथ्स का पिक करना है, 6 मंथ्स का। ठीक है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो, ये जुलाई से दिसंबर वाला 67,200 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 करने से हमें ये वाला प्रॉफिट मिलेगा। देखो, जुलाई से दिसंबर वाला। अब इसके बाद हमें ऐड करना पड़ेगा ये जैन टू जून वाला। तो जैन टू जून में क्या होगा, ये तो पूरे प्रॉफिट के लिए एप्लीकेबल हो रहा है कि हर बार प्रॉफिट एक जैसा है। तो 75,600 इसमें भी सेम तरीके से करेंगे, डिवाइडेड बाय कितना, 12 इंटू 6। अब ये कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड करने से ही तो हो जाएगा, 67,200 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 33,600 प्लस 75,600 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 37,800। अब देख लो कितना आ रहा है। हाँ, 71,400। इस तरीके से बाकी प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है, तो तुम लोग ट्राई करके देखो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद फिर से प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, हम डेट लगा देते हैं
1 जुलाई 17 से लेके 30 जून 18 तक का कैलकुलेट होगा, सेम तरीके से करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। अच्छा, इसमें कितना लेना पड़ेगा पहले वाले केस में? हाँ 75,600, क्योंकि जुलाई से दिसंबर मतलब यही वाला 12 इंटू 6 प्लस नेक्स्ट वाला डेटा ले लेंगे 72,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6। तो इसमें मेरा आंसर तो ये 37,800 ही आएगा, इसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, और ये तो सेम ही वैल्यू आ रहा है। और इसमें बस देख लो 2 से डिवाइड होने से 36 हो जाएगा। $73,800 आ रहा है। 1 जुलाई 18 से 30 जून 19 तक 72,000 by 12 into 6 plus 62,400 divided by 12 into 6, 36,000 plus 31,200 and 71,400, 73,800, हाँ 67,200 लास्ट में सही बात। 67,200। अच्छा, हम लोग को मिल गया प्रॉफिट जो है। अच्छा, अब हमें क्या करना है? प्रॉफिट तो मिल गया, अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे गुडविल। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग का मेन सोल्यूशन का पार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, वर्किंग नोट में नहीं करके अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बोल के क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 year ending 30th June before डेथ। देखो, हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 3 इयर्स का, ऐसे इयर्स का जो इयर्स हमेशा एंड किस पे हो रहा है? 30th जून, क्योंकि पार्टनर का डेथ ही उसी डेट को हुआ था, वही लास्ट डेट है, उससे आगे आगे जाके हम लोगों ने 3 इयर्स कैलकुलेशन किया है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं ईयर एंडिंग ऑन, ये देखो यहाँ से देख के हम लोग लिख सकते हैं, हम यहीं से देख के लिख रहे हैं ईयर एंडिंग ऑन, जब ये है 30th जून 2017 तो प्रॉफिट कितना हुआ? 30th जून 2018 तो प्रॉफिट कितना होगा? 30th जून 2019 तो प्रॉफिट कितना होगा? ये और ये डेट के साथ लिखेंगे तो ऐसे होगा प्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे हम लोग 31 मार्च लिखते हैं या दिसंबर लिखते हैं, तो यहाँ पर हर बार हम लोग का ईयर एंड कब हो रहा है? 30th जून को। तो ईयर एंडिंग ऑन 30th जून पहला हो जाएगा 2017। देखो ना, जो वर्किंग नोट है वो देखने से ही तो पता चलेगा 2017। अच्छा, उसमें हम लोग का कितना आया था? 7,400। अच्छा, फिर से ईयर एंडिंग ऑन 30th जून, अब उसके बाद 18 आ जाएगा, वही वर्किंग नोट नंबर 1 से मिलेगा हमें 73,800 है शायद। हाँ 73,800। फिर ईयर एंडिंग ऑन 30th जून 2019 वर्किंग नोट नंबर 1 से
7,200। अब ये सबको कर लेना है ऐड, तो हमें मिलेगा टोटल प्रॉफिट फॉर 3 इयर्स। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज मिलेगा। इसमें देखो वेट नहीं लगा सकते, वैसे भी ना हमें वेटेड बोला नहीं है, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है, और वेट होगा भी नहीं। पहले जो है उसके बाद इंक्रीज फिर डिक्रीज हो गया, तो ट्रेंड तो है नहीं कुछ। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल प्रॉफिट फॉर 3 ईयर। देखो कितना हो रहा है, 2,12,400। अच्छा, 2,12,400। अब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। $2,12,400 डिवाइडेड बाई 3। देखो कितना हो रहा है। अच्छा, 70,800। ये तो एवरेज प्रॉफिट आ गया, लेकिन अभी तक इसमें एडजस्टमेंट करना बाकी है। एडजस्टमेंट नहीं किया हम लोगों ने। एडजस्टमेंट क्या होगा, जिसमें हम लोग को बोला था पार्टनर का फेयर रेम्यूनरेशन जो कि डिडक्ट नहीं किया हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ लेस कर देते, इसके नीचे ही लिख देते हैं पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। अच्छा, रेम्यूनरेशन कितना होगा देखते हैं। कितना बोला था, फेयर रेम्यूनरेशन बोलने के बाद फिर नीचे 15,000 दे दिया था, हर एक पार्टनर को मिलेगा, यानी कितना होगा 45,000। तो 15,000 पर एनम तो बोल ही दिया है, तो इसमें तो कुछ 12 मल्टीप्लाई करने का जरूरत है नहीं। लेकिन ये एक पार्टनर का है, तो 3 पार्टनर थे, ठीक है, तीनों का ही होगा। ये एडमिशन नहीं है, ये डेथ है, ठीक है। तो एक जन का तो डेथ हो गया, लेकिन जब सैलरी मिलता था तो सभी को मिलता था, बोल दिया ईच पार्टनर। तो इसीलिए 45,000 हम लोग इसमें से लेस कर देंगे। अच्छा, इसके बाद यहां से लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, कैपिटल इनका कितना था, ये देखो कैपिटल इंप्लॉयड, ये पूरा बता दिया है, एक एक पार्टनर का अलग से नहीं बताया, टोटल बता दिया है 1,56,000 तीनों का। तो 1,56,000, और इंटरेस्ट कितना बोला था 8%। ये देखो 8%, तो 8% पर एनम। तो मल्टीप्लाई करने से देखो कितना आता है। ये दोनों ही लेस हो जाएगा, क्योंकि ये अगर हम लोग ये दो खर्चा पे करते हैं तो हमें तो अपने प्रॉफिट से उसे कम करना पड़ेगा। तो मिलेगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। देख लो कितना हो रहा है, 70,800 माइनस 45,000 माइनस 12,480, 13,320। 13,320। लेकिन अभी तक गुडविल कैलकुलेट नहीं हुआ। अब इसमें इंटू करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि हमें क्वेश्चन में बोल रखा था 3 इयर्स। ये देखो, ठीक है, 3 इयर्स नंबर ऑफ ईयर परचेज, तब निकलेगा गुडविल। अच्छा, अभी गुडविल कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद एंट्री कर पाएंगे। तो गुडविल हो जाएगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 13,320 इंटू 3। देखो कितना होगा, 39,960 होगा गुडविल, ठीक है। अच्छा, ये तो कैलकुलेशन हो गया। पहले क्वेश्चन का आंसर ये देखो, यहाँ पर बोला था यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड शो द एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर बुक्स ऑफ द फर्म। तो एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या होगा, गुडविल तो इन्होंने कैलकुलेट क्यों किया, क्योंकि एक पार्टनर का हो चुका है डेथ। अब उनको देना पड़ेगा उनका शेयर ऑफ गुडविल। तो किसका शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, वाइज का, उनका डेथ हो गया है। तो हाँ, कितना हुआ बोलो, वाइजेस शेयर ऑफ गुडविल, ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग एडमिशन वाले का लिखते हैं, जिनका एडमिशन होता है, वैसे ही लिखो। तो 39,960 ये है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। इसमें से वाइज का जो मेहनत का वैल्यू है वो कितना है, जितना इनका प्रॉफिट शेयर था, हमेशा वैसे ही डिसाइड होता है, 4/10। हाँ,
4/10, पहला पार्टनर वाइस था और रेशियो देखो 4:3:3 दे रखा था, तो हम लोग का हो जाएगा 4/10। अच्छा 4/10 करने पे कितना आ जाता है? 15,984। 15,984 ये अमाउंट मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए? वाइस को। तो वाइस के कैपिटल में क्या होगा? प्लस होगा, यानी क्रेडिट होगा, कैपिटल बढ़ेगा, तो इन यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा टू वाइजेस कैपिटल। कितने से? 15,984 रुपीज से। अब डेबिट किसका होगा? जो भी गेनिंग पार्टनर होंगे, क्योंकि ये हम लोग का डेथ वाला कंसेप्ट है, तो डेथ में एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन होगा। अब ये चेक करना पड़ेगा क्या गेन दोनों का है या फिर किसी एक का है, तो उसके लिए फिर से हमें बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट, उसके बाद ही हम लोग ये वाला एंट्री देंगे। और इसका नरेशन लिख लो, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, फिर उसके बाद हम लोग पुट कर देंगे जिसका भी डेबिट होगा। अच्छा, वर्किंग नोट नंबर 2, वाइस, क्लेवर और डल। WCD मैंने इस तरीके से लिखा है, 4:3:3 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब 4/10, 3/10 और फिर से 3/10। और न्यू रेशियो बोला था वाइस के डेथ के बाद ये लोग इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे, ऐसा कहीं बोला हुआ था। हाँ मिल गया, ये दे इक्वली, ठीक है। इक्वल यानी 1:1, तो 1/2 और 1/2। अच्छा अब चेक करेंगे, गेन होना चाहिए, देखते हैं। यहाँ पर पहले 3/10 था, अभी होगा 1/2। गेन तो है, दिख रहा है। 3/10 मतलब 30%, 1/2 मतलब 50%, मतलब 20% का गेन है, तो यानी ये हम लोग का आना चाहिए 2/10, ऐसा कुछ आना चाहिए। देख लेते हैं 10 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10, तो 3 - 5, तो ये हो गया -2/10। अब देखो जैसे ही माइनस में आया तो ये गेन हो गया, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले ये वैल्यू लिखा था, अब ये वैल्यू ज्यादा है, तभी तो मेरा आंसर माइनस में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब न्यू वैल्यू ज्यादा है, तो पहले से ज्यादा मिल रहा है, यानी गेन हो रहा है। गेन हो रहा है 2/10। अब यहाँ पर देखते हैं, ये भी सेम हो जाएगा, 3 - 5, देख देख के लिख देते हैं, सेम कैलकुलेशन है, 2/10। तो इनको इनका गेनिंग रेशियो देख लेते हैं। गेनिंग रेशियो 2/10 इज टू 2/10, यानी 1:1। तो इनको शेयर ऑफ गुडविल देना पड़ेगा आधा आधा, ठीक है। तो दोनों के कैपिटल से ही डेबिट होगा, दोनों ही गेनिंग पार्टनर है। अब हम लोग यहाँ पर एंट्री लिखेंगे, नाम है सी, क्लेवर। क्लेवर्स और डल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं कितना होगा। 15,984 का हाफ आ, तो डिवाइडेड बाय कर दो 2। हाँ 799 कैसे हुआ कैलकुलेशन, यहाँ पर लिख के दिखा देते, ठीक है। तुम लोग वर्किंग में कर लो, हम यहाँ पर एक बार दिखा देते। 1/2 करने से ही दोनों में सेम ही आंसर आएगा, 7,992। अच्छा तो ये हम लोग का देखो, जो भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला था ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें कुछ छोटा छोटा एमसीक्यूज है, वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा देखो, सबसे पहले वाला यहाँ पर बोला है कि गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट, देयरफॉर इट कैन नॉट बी वैल्यूड। बोल रहा है कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, इसीलिए हम लोग इसे वैल्यू नहीं कर सकते हैं। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी है, वैल्यू तो कर रहे हैं, वही तो सीख रहे हैं। इंटेंजिबल के साथ क्या है, वैल्यू कर सकते हैं, बट इसको यूज करने का तरीका अलग है, मतलब हाँ। तो फिर ये तो पूरा मतलब चैप्टर का ही उल्टा बोल दिया। अच्छा, गुडविल इज वैल्यूड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर, बोल रहा है। हाँ, एक मिनट।
देखो बोल रहा है कि गुडविल इज वैल्यूड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर लोगों में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो भी गुडविल का वैल्यू होता है। बोलो। हाँ होता है, क्योंकि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कब कब गुडविल का वैल्यूएशन होता है, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, और वही वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होता है तो ये हम लोग का ट्रू हो जाएगा। अच्छा इसके बाद क्या दिया है, देखो इसके बाद हम लोग को दिया है कि गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। बोल रहा है कि गुडविल को जो वैल्यू किया जाता है वो एक्चुअली है फर्म का रेपुटेशन, और किस रेस्पेक्ट में वैल्यू किया जाता है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड, जो प्रॉफिट वो लोग सोच रहे हैं, एक्सपेक्टेड मतलब फ्यूचर में मिलने वाला है, ओवर एंड अबव नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज्यादा कमाएंगे उसी का वैल्यूएशन किया जाता है, उसी को गुडविल बोला जाता है। क्या सही है? देखो हम लोगों ने तो वही सीखा था ना, गुडविल जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने गुडविल के बारे में क्या पढ़ा था कि रेपुटेशन है, लेकिन रेपुटेशन है तो वैल्यू कैसे करोगे, तो हम लोगों ने क्या बोला कि सेम सेक्टर में अगर कोई ज्यादा कमाता है, ठीक है, जैसे जो भी ब्रांडेड कंपनी है, जैसे बाटा, बाटा का ब्रांड है, बाटा के जैसे देखने में जूता हमें और भी मिलेगा, लेकिन उस सेम देखने में लगेगा, लेकिन उनका प्राइस ज्यादा है, इनका प्राइस कम है, क्योंकि इन्होंने अपने प्रोडक्ट को वैल्यू ऐड किया है, ठीक है। उसी तरीके से अगर तो कोई भी ब्रांडेड चीज लेते हैं, सेम देखने में होने से भी उसका कॉस्ट क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही, तो इसका मतलब ये आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ट्रू होगा, 3 वाला आंसर हम लोग का ट्रू हो जाएगा। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर गुडविल कैन बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट एंड शोन एज एन एसेट। फॉल्स होगा। अगर हम लोग एडमिशन या रिटायरमेंट के केस में पार्टनर लोग गुडविल का वैल्यू कर रहा है तो वो कभी भी अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकता है ना, सेल्फ जनरेटेड हो गया ना, तो इसीलिए ये वाला हम लोग का आंसर फॉल्स होना चाहिए, ये हम लोग का परचेज गुडविल नहीं हो रहा है। ओनली सिंपल एवरेज मेथड कैन बी यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फॉल्स है ना, बहुत सारा मेथड है ना, सिंपल ओनली बोल दिया ना तभी गलत है, सिंपल एवरेज तो होता ही है, लेकिन ओनली सिंपल एवरेज तो एक लौता मेथड नहीं है, वेटेड एवरेज है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसीलिए क्योंकि ये ओनली बोल दिया है। अगर ये ओनली वाला टर्म नहीं रहता तो ये आंसर हम लोग का ट्रू हो सकता था, मतलब ट्रू ही होता था, क्योंकि ये तो एक मेथड है सिंपल एवरेज मेथड। अच्छा इसके बाद 6 नंबर, सुपर प्रॉफिट मींस एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। ट्रू, ठीक है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का मतलब ही मैंने तुम लोग को बताया था कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अब एक्स्ट्रा कैसे पता चलेगा, सेम सेक्टर में रह के दो बिजनेसमैन के अंदर अगर हम लोग कंपेयर करेंगे एक दूसरे से कितना ज्यादा कमा लेता है सेम फैसिलिटी होने के बाद भी, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का ट्रू। अच्छा फिर 7th नंबर बोला है, देखो नॉर्मल प्रॉफिट मींस प्रॉफिट अर्न्ड बाय सिमिलर कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री। ट्रू, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब वो फर्म जो जिसका हम लोग गुडविल कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वो कितना प्रॉफिट कमाता है, सेम सेक्टर में कोई और बिजनेसमैन जो प्रॉफिट, मतलब अगर कोई भी बिजनेस ओपन करेगा उसका एक नॉर्मल रिटर्न होगा, तो वही होता है नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट अर्न बाय सिमिलर कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री, इसीलिए ये वाला हम लोग का ट्रू होगा। अच्छा फिर देखो बोल रहा है नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड पास्ट प्रॉफिट। हाँ, पास्ट प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं, ये जो एंड पास्ट प्रॉफिट ऐड कर दिया ना इसी वजह से ये मेरा फॉल्स हो जाएगा, नहीं तो ये मेरा ट्रू होता। क्या बोला है, देखो नॉर्मल प्रॉफिट किस बात पे डिपेंड कर, हाँ कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि रिटर्न हर कोई कमा सकता है, लेकिन इसके साथ पास्ट प्रॉफिट का तो कोई लेना देना नहीं होगा हम लोग का, ठीक है। 8th नंबर का हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। अच्छा अब 9th नंबर देखते हैं, ये हटाना पड़ेगा पहले। 9th नंबर में बोला है एट द टाइम ऑफ एडमिशन or retirement of a partner, since goodwill cannot be raised in the books of the accounts because of age 26, ठीक है, is recorded through capital account of the partner। ये कैपिटल अकाउंट के थ्रू से हम लोग एडजस्टमेंट करके दिखाते हैं, नहीं कैपिटल अकाउंट के थ्रू से ही तो दिखाते हैं, हम लोगों ने 4 केस लिखा था ना। हाँ बैलेंस शीट में नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन गुडविल को हम लोग कैन नॉट बी रेज, वो तो हमें बता ही दिया, रेज करने का मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट करना, और जब भी गुडविल अकाउंट डेबिट होगा तो वो कहाँ जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में ही जाएगा,
वो तो ये बोल ही रहा है कि गुडविल अकाउंट को रेज नहीं कर सकते हैं। तो जो गुडविल लेके आ रहा है कोई एडमिशन में या रिटायरमेंट में, अभी अभी हम लोगों ने एंट्री किया कि उनको गुडविल का शेयर देंगे, तो अकाउंट को एडजस्ट कैसे करके दिखाते हैं? पार्टनर के कैपिटल को यूज करते हैं। अभी क्या हम लोगों ने सी यूज अकाउंट, क्या क्या था ना, क्या डल और क्लेवर, अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया, हाँ, क्लेवर डल को डेबिट किया और वाइस के कैपिटल को क्रेडिट किया। तो गुडविल का जो एडजस्टमेंट है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू से ही किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर हम लोग का क्या होना चाहिए? ट्रू। ठीक है, अच्छा अब 10th नंबर देखो। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, गुडविल brought in by the new partner is shared equally by old partner। जब भी कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, गुडविल का जो शेयर लेके आता है वो इक्वली ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉल्स होगा, इक्वली नहीं करते। कैसे करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते हैं। अब अगर वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल होगा तो इक्वली भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी तो है नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होना चाहिए, इसीलिए ये हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद अच्छा ये वाला देखो, बोल रहा है कि गुडविल brought in by incoming partner in cash for joining in a partnership firm is taken away by the old partner in their dash ratio। बोलो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी ऑप्शन सी होना चाहिए। हाँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अभी अभी इसके आगे वाला क्वेश्चन भी उसी पे हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड वाला बोल रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग profit and losses in the ratio 5:3 on admission. C brings 70,000 cash, 48,000 against goodwill. New profit sharing ratio A B C के बीच में 754 है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने बोला है, तो वो तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो रहा है। तो कैलकुलेट करके देखो, हम भी यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहाँ पर पार्टनर लोगों का नाम है ए और बी। अच्छा, इनका ओल्ड रेशियो है 5:3, सी आ रहा है न्यू पार्टनर, ओल्ड है 5:3, मतलब 5/8 और 3/8, और न्यू रेशियो 754। हाँ, तो 7 बाई कितना हो जाएगा? 9 + 7 16 ना। 5/16, 4/16, 5:4 হচ্ছে। अच्छा, 5:4 मतलब ऑप्शन सी না, এ বলছে তো आंसर 3:1 বলছে। আরেকবার দেখো, 5/8 - 7/16 और 3/8 - 5/16। अच्छा, यहाँ पर 8 और 16 का एलसीएम 16 होगा। 10 - 7, 3/16 हो रहा है पहला वाला। 16, 6 - 5, 1/16। तो सैक्रिफाइस तो हो रहा है क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है, हाँ, 3:1, 3:1 यही पूछा था। ये हम लोग का हो रहा है आंसर 3:1, यानी कि ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है। हाँ, आंसर भी हम लोग का ऑप्शन ए ही है। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट देखो, इसमें क्या बोला है? फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। कौन सा फैक्टर गुडविल को इफेक्ट करेगा सिवाय इसमें से कोई एक? नेचर ऑफ बिजनेस, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, लोकेशन ऑफ द कस्टमर। नहीं, बोल रहा है कि फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, गुडविल को इफेक्ट करेगा कौन से, मतलब कौन से फैक्टर के अलावा? कस्टमर के लोकेशन के साथ तो गुडविल का कोई लेना देना नहीं, बाकी तो मायने रखता है कि हम लोग कैसा, अगर हम लोग नेचर ऑफ बिजनेस, हम लोग का मोनोपोली बिजनेस है, तो गुडविल को तो इफेक्ट करेगा ना। और एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, हाँ, तब तो फिर यहाँ पर ऑप्शन, फिर यहाँ डी नन ऑफ दिस, या फिर कुछ और देना पड़ता। अगर ये लोकेशन ऑफ कस्टमर की जगह लोकेशन ऑफ बिजनेस होता तो ये तीनों फैक्टर ही गुडविल को इफेक्ट करेंगे, तो हमारे पास कुछ और अलग ऑप्शन होना चाहिए, तभी जाके हम लोग आंसर कर पाते। या फिर ये अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो ऑल ऑफ द अबव रहता डी ऑप्शन में, तो वो भी हो सकता था। अच्छा, ये हम लोग का 3 का सी हो गया। ठीक है, 4th नंबर में बोल रहा है वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल शुड बी फॉलोड व्हेन। गुडविल को वेटेड एवरेज मेथड में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कब? प्रॉफिट जब इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, या फिर या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। हाँ, दोनों ही होगा। ठीक है, दोनों होगा, आइदर ए और बी, या तो वो इंक्रीजिंग में है या तो वो डिक्रीजिंग में है। 4th नंबर का हम लोग का सी हो गया।
फिफ्थ नंबर देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इन द इक्वली। हाँ, अगर हमारे पास कोई डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। कैपिटल रेशियो में भी नहीं होता है, अगर कुछ लोन देते हैं ऐसा कुछ बोल रखा है वो भी गलत है, यानी इक्वली होगा। अच्छा, सिक्स्थ नंबर में फिर से कैलकुलेशन है, देखते हैं क्या बोला है। द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द लास्ट 4 years आर 16-17 का लॉसेस है, मतलब नेगेटिव वैल्यू होगा। 17-18 में भी लॉसेस है, नेगेटिव वैल्यू। 18-19 में प्रॉफिट है, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है। 19-20 में भी प्रॉफिट है, पॉजिटिव वैल्यू है। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 2 लाख। अब इन्होंने बिजनेस में 2 लाख का जो है कैपिटल लगाया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 12%। एक्सपेक्टेड है कि 12% रिटर्न मिल जाता है इस तरीके के बिजनेस से, ठीक है। Remuneration of partner is estimated to be 1000 per month not charged in the above profit or loss। बोल रहा है कि इसमें पार्टनर लोग का रेम्यूनरेशन जो कि 1000 पर मंथ करके है वो चार्ज किया हुआ नहीं है। कैलकुलेट करने बोला है वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया, 2 हो गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 हो गया। सुपर प्रॉफिट बेसिस पे करना है ऑन द एवरेज ऑफ 4 years, ठीक है। तो हम लोग को सुपर प्रॉफिट निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करके गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब छोटा मोटा एक क्वेश्चन ही दे दिया है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, तो देखो कैसे होगा, कैलकुलेट करके देखो कितना होगा। सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 year। 16-17 का लॉस है, लॉस लेकिन नेगेटिव में होगा 10,000, यानी इसको हम लोग ब्रैकेट में दिखा सकते हैं या फिर नेगेटिव याद रखना पड़ेगा। 17-18 ये भी लॉस है 2500 का। 18-19 98,000 प्रॉफिट है। अच्छा, फिर 19-20 76,000 प्रॉफिट है। अच्छा, इसको कर लेते हैं ऐड, तो 98 + 76 174, मतलब 1,74,000। अच्छा, 1,74,000 अब माइनस करेंगे 12,500, तो ये हो जाएगा 161,500। ये हो गया टोटल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट निकालें। एवरेज प्रॉफिट तो डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा 4। कितना आ रहा है, 40,375। अच्छा, ये हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आ गया, लेकिन एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें लेस करना पड़ेगा 1000 जो रेम्यूनरेशन है वो हमें लेस करना पड़ेगा। तो लेस करते हैं रेम्यूनरेशन, जो कि लेस किया हुआ नहीं है, तब मिलेगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पर बोल दिया है ना, यहाँ पर रेम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू बी 1000 पर मंथ नॉट चार्ज। अभी तक चार्ज नहीं हुआ है ये प्रॉफिट लॉस में, तो हमें चार्ज करना पड़ेगा। तो 1000 पर मंथ करके है तो कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। क्योंकि कितना पार्टनर है तो बोला ही नहीं है, तो 12 मंथ्स ही दिखाएंगे। अच्छा, लेस करने से आएगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, तो देखो कितना आ रहा है, 375 तो रहेगा ही। ये कितना हो जाएगा, 28। हाँ, 28,375 ये इनका हो गया एवरेज प्रॉफिट। अगर सुपर प्रॉफिट निकालना है तो हमें ये पता करना पड़ेगा इस बिजनेस में बाकी लोग कितना कमा सकते हैं, जो कि हमें रेट दे दिया है क्वेश्चन में। ये देखो, एक्सपेक्टेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्टेड यानी क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो कि है
12%। अच्छा, अब अगर कोई 2 लाख, जैसे कि इन्होंने तो 2 लाख लगाया, तो कोई 2 लाख लगाएगा तो कितना कमा लेगा? 24,000। बट ये कितना कमा के बैठे हैं देखो, 28,375। तो इतना ही इनका क्या हो जाएगा? डिफरेंस से सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। तो पहले निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। निकालो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए पता करना पड़ेगा कैपिटल इंप्लॉयड। तो कैपिटल इंप्लॉयड है बिजनेस में 2 लाख। अगर कोई 2 लाख लगाता है तो इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न कर लेगा? 12% के हिसाब से 24,000 का प्रॉफिट अर्न कर लेगा पर एनम। लेकिन इन्होंने तो ज्यादा ही कर रखा है, तभी तो बोल रहे हैं ना गुडविल है 28,375। तो माइनस करने से सुपर प्रॉफिट आएगा। 28,000 हाँ 28 कितना था? 28, हाँ 28,375 और लेस करने से कितना आएगा? 4,375 सुपर प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? सुपर प्रॉफिट को क्या करना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। तो गुडविल इक्वल टू है 4,375 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8750। अच्छा, ऑप्शन बी 8750 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, बी ऑप्शन हम लोग का आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद कंप्लीट है। हाँ यही वाला लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है कि ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। ठीक है, 3:1 में ही अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 2:1। अच्छा, मतलब बस रेशियो चेंज हो रहा है। टू गिव इफेक्ट टू दिस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे डिसाइड टू वैल्यू गुडविल 30,000। अच्छा, गुडविल वैल्यू करके दे दिया है 30,000 है। जर्नल एंट्री पास करने बोला है, गुडविल नॉट अपियरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट। अपियर करेगा भी नहीं क्योंकि इन्होंने किसी से परचेस किया नहीं है, खुद से वैल्यू किया है, सेल्फ जनरेटेड है। एंड शुड नॉट अपियर इन द न्यू बैलेंस। ना तो पुराने वाले बैलेंस शीट में गुडविल कुछ था, ना तो नए वाले में होगा। मतलब कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्ट करके एंट्री देना पड़ेगा। तो देख सकते हो जितने भी ऑप्शंस है सारे ही कैपिटल अकाउंट के थ्रू से। देखो ऑप्शन भी तो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें गुडविल अकाउंट डेबिट कर रखा है ना। तो ये ऑप्शन भी तो हमारा एलिमिनेट हो गया क्योंकि गुडविल अकाउंट तो डेबिट हमारा होगा ही नहीं। गुडविल डेबिट मतलब तो बैलेंस शीट में उसे हम लोग रेज करते रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन सी और ए सी भी नहीं होगा। देखो क्योंकि गुडविल हम लोगों ने क्या किया है? राइट ऑफ। देखो टू गुडविल क्रेडिट किया है, लेकिन हम लोग का तो गुडविल डेबिट क्रेडिट होगा ही नहीं क्योंकि अगर पहले बैलेंस शीट में गुडविल हो सकता है, देखो पहले बैलेंस शीट में गुडविल हो सकता है उन्होंने पहले किसी से गुडविल परचेस किया हो तो बैलेंस शीट में दिखाया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बता दिया है कि गुडविल पहले से इनके बैलेंस शीट में नहीं था। अगर पहले से गुडविल बैलेंस शीट में होता है तो उसे राइट ऑफ करना मैंडेटरी होता है। वो नोट अभी लिखवा देंगे अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए। तो गुडविल राइट ऑफ करने से क्या होगा? गुडविल क्रेडिट होगा। गुडविल आने से डेबिट, गुडविल चले जाने से यानी राइट ऑफ होने से क्रेडिट होगा। यानी ऑप्शन सी भी हम लोग का आंसर नहीं होगा। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि हम लोग का आंसर फिर कौन सा होगा? ए होगा। एक बार चेक कर लो ए कैसे होगा, क्योंकि इससे कैसे चेक करेंगे देखो है गेनिंग रेशियो, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग। हाँ अच्छा, एक बार रेशियो निकालो, रेशियो निकालने से ही पता चल जाएगा। तो ये देखो फटाफट कर लेते हैं। एबीसी का हम लोग का ओल्ड रेशियो है 3:1, मतलब कितना? 6। अच्छा, और न्यू रेशियो अच्छा 2/5, 2/5, 2/5, 1/5। अच्छा, गेन या सैक्रिफाइस जो भी होगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो 3/6 माइनस 2/5, 5 और 6 का एलसीएम 30, तो ये हो जाएगा 50, 12, 3/30। अच्छा, 2/6 माइनस 2/5, 30, 10, 12 माइनस 2/30, मतलब ये गेन हो गया है ना, और ये सैक्रिफाइस हो गया। अब इनका देखते हैं 1/6 और 1/5, 30, 5, 6 मतलब -1/30, ये क्या हो गया? गेन हो गया। ठीक है, इसका मतलब ए को मिलेगा। ठीक है, ए को मिलेगा, देगा कौन? बी और सी। कैसे देगा? गेनिंग रेशियो में। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? गुडविल का वैल्यू देखो, गुडविल है 30,000। ठीक है, तो ए का शेयर कितना होगा? ए का शेयर हो जाएगा 30,000 इंटू 3/30 करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग का कितना हो जाएगा? 3,000।
30 यानी 1000, हाँ 3000 होता है। बीज शेयर, बी का हो जाएगा गुडविल का जो भी वैल्यू है उसमें से वो 2/30 उसे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा यानी 2000, ठीक है। और सी का शेयर कितना हो जाएगा 30,000 इंटू 1/30 यानी कितना हो जाएगा 1000, 1000 हुआ। अच्छा अब एंट्री कैसे होगा, एंट्री में देखो ए का सैक्रिफाइस है तो 2A होगा और बी और सी क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, कैपिटल लिखना पड़ेगा है ना। अच्छा यह कितना हो जाएगा 2000 और यहाँ पर 1000 और ये 3000, ठीक है। अब देख लो एंट्री यही वाला है कि नहीं, जो मैंने बोला कि आंसर हम लोग तो बिना कैलकुलेट किए भी इस क्वेश्चन का कर सकते थे, लेकिन जस्ट एक बार बताने के लिए मैंने बोल दिया बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू ए इज कैपिटल, ठीक है। इस तरीके से होगा। और जो नोट हम बोल रहे थे वो एक बार तुम लोग लिख लो, ये तो हम लोग का ऑप्शन ए होगा, ये हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, नोट ये हो जाएगा, ये मैंने ये वाले पेन से लिख दिया, ये रहेगा नहीं, ये तुम लोग देख के लिख लो, ये मेरा हट जाएगा। एक नोट लिखवा देते हैं तो कंप्लीशन हो जाएगा। नोट ये लिखना है कि इफ गुडविल ऑलरेडी appeared in balance sheet then always written off before admission, retirement और डेथ ऑफ ए पार्टनर। और जब भी गुडविल राइट ऑफ होगा तो उसका एंट्री ऐसे हो जाएगा, जैसे हम एडमिशन वाला दिखाते हैं, एडमिशन के केस में एंट्री ऐसे होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल हो जाएगा। मतलब अगर किसी फर्म का गुडविल सपोज 100 है और ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था, तो दो पार्टनर है सपोज ए बी, तो ए का हो जाएगा 50, बी का भी हो जाएगा 50, इस तरीके से एंट्री होगा। और अगर रिटायरमेंट होगा तो ऑपोजिट हो जाएगा, तब क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। गुडविल को हमें उसमें भी यही वाला एंट्री होगा, एडमिशन में जो होगा रिटायरमेंट में भी वही होगा। मतलब ये इसमें केस ये हो जाएगा कि अगर मेरा पहले से गुडविल है और हम एडमिशन ले रहे किसी पार्टनर को, तो गुडविल को मुझे क्या करना पड़ेगा राइट ऑफ करना पड़ेगा। या फिर रिटायरमेंट हो रहा है और पहले से गुडविल है तो उनको फिर वो शेयर मिलेगा, ठीक है। तब एंट्री हम लोग का क्या हो जाएगा, गुडविल क्रेडिट होगा और इनके अकाउंट से जो है इनको भी डेबिट ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट बोला था ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया। ये देखो यहाँ पर दिया है ना टू गुडविल, सी पॉइंट में एस कैपिटल, ये वाला सिचुएशन तब होता है जब पहले से गुडविल अगर है तो। ये देखो इसीलिए यहाँ मेंशन किया है गुडविल नॉट अपियरिंग इन ओल्ड बैलेंस शीट। अगर ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल अपियर करता तो ये वाला हमें एंट्री करना पड़ता कि ये गुडविल ये अपने अंदर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसीलिए ये वाला एंट्री का मतलब मैंने यहाँ पर बता दिया कि अगर एडमिशन वाला बताए, रिटायरमेंट डेट का अगर क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे उसमें कैसे होगा। गुडविल ऑलरेडी अगर अपियर कर रहा है तो उसे राइट ऑफ पहले करना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, जैसे एंट्री होता है वैसे होगा। गुडविल का प्रीमियम फॉर गुडविल अगर कैश लाएगा उसके बाद वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन पहले से बैलेंस शीट में अगर गुडविल होगा तो वो हमें राइट ऑफ करना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये कैसे राइट ऑफ होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये वाला पॉइंट लिख लो, ठीक है। और तो कुछ नहीं करना है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में एडमिशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।